कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। खासियोल कैंटोनमेंट जो हिमाचल का है, वहां पर एक नई सुबह और एक नई दिशा और एक नई आशाएं लेकर ये कैंटोनमेंट खासियोल का विषय आया है। तो इसी को हम एक केस स्टडी की तरह स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भारत के जितने भी 56 कैंटोनमेंट है, तो ये 56 कैंटोनमेंट किस तरह से मर्ज होंगे। अभी मर्ज न कहकर हम इसे एक्सीजन ऑफ सिविल एरिया ऑफ कैंटोनमेंट बुक कहेंगे। तो ये एक्सीजन हो रहा है, एक्सीजन मायने छाटना। तो कैंटोनमेंट के जितने भी है तो सी एरिया को छाटा जा रहा है और एम्प्लॉइज का किस प्रकार से विभाजन होगा और किस प्रकार से उनके एम्प्लॉइज किधर ज्वाइन होंगे स्टेट मिनिस्ट्री में, इसके एक डिटेल केस स्टडी हम लेंगे और इसे हम केस स्टडी की तरह स्टडी करते हैं। जिस चलिए, एक अच्छी खबर यह है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ डिफेंस स्टेट वेस्टर्न कमांड का जो ऑफिस है चंडीगढ़, वेस्टर्न कमांड का ऑफिस जो चंडीगढ़ में है, वहां के ऑफिस का एक लेटर निकला है जो सीओ खासियोल छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड को दिया गया है। डेटेड है 19 जनवरी 2013। तो इसका मुख्य सब्जेक्ट ये है कि एक्सटीजन ऑफ सिविल एरिया ऑफ फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द खासियोल कैंटोनमेंट। मतलब ये जितना भी सी लैंड है, ये सी लैंड को अलग किया जाए। A1, A2, B1, B2, B3, B4, इसका कोई ब्यौरा इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ ब्यौरा यह है कि एक्सीजन ऑफ सिविल एरिया, सिविल एरिया मायने सी एरिया। तो उन्होंने रेफरेंस लिया है कि एन ऑर्डर बेयरिंग नंबर डेटेड 19 जनवरी 2014 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, रिगार्डिंग द एक्सीजन ऑफ सिविल एरिया फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द खासियोल कैंटोनमेंट बोर्ड, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, received from DGDE via email dated 19 January. It is enclosed herewith for the ready reference and the further necessary action. Please, you are hereby directed to take all necessary steps and action in the time bounded manner and also forward to day-to-day progress in the above mentioned issues of the directorate. मतलब इन्होंने इसका एकदम इमीडिएट इफेक्ट लेने के लिए कहा है और नेसेसरी स्टेप्स इमीडिएट लेने को कहा है और डे टू डे रोज का इनको पूरा ब्यौरा देने को कहा है और एक्सीजन ऑफ सिविल एरिया ऐसे कहने को कहा। तो ये एक लेटर था जो 19 जनवरी को ये इशू हुआ है। ठीक है, चलिए ये दूसरा एक लेटर लेते हैं जो हमने हिमाचल प्रदेश के जो खासियोल कैंटोनमेंट है उसका जो एक्सटीजन ऑफ सिविल एरिया है उसके संबंध में आया है। इसका हम स्टडी करते हैं कि ये लेटर कैसे था और किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है। ठीक है, मतलब सी एरिया को इन्होंने अलग किया है। तो देखिए, ये जो हिमाचल का जो मर्ज हुआ है, तो पहले जो हमारा स्टेटस था, पहले हम ये सब सोच रहे थे कि किस प्रकार से मर्ज होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता था। तो देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस प्रकार से किया। तो ये एक उदाहरण है, खासियोल कैंटोनमेंट ये उदाहरण है कि जिस प्रकार से खासियोल कैंटोनमेंट का अलग कर दिया गया और पास के महानगर को मिला दिया गया, लेकिन यहां तो स्थिति अलग है। खासियोल कैंटोनमेंट को
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मर्ज किया गया, जो हिमाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। और वहां पर ये लेटर आया है डेटेड 19 जनवरी 2013, ठीक है। उसमें उन्होंने क्लियरली ये ऑर्डर किया है कि whereas a proposal regarding the excision of the civil area from the limit of the Khasiul Cantonment Board in Kangra district of Himachal Pradesh was received from the government of Himachal Pradesh via letter dated 26 जनवरी 2013। तो देखिए कि 2013 से मिनिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश ये फॉलोअप ले रहा था। अभी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि सर मर्ज कब होगा, तो ये वक्त क्यों लगता है, इसका सबसे बड़ा और मेन कारण है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कितना रिएक्ट करती है और किस गति से रिएक्ट करती है, और लेटर्स का करस्पॉन्डेंस और पुटअप जो करती है, वो अगर डिलेड चलता है तो वो स्टेट का मैटर डिले होता है। समझ गया? तो इसी प्रकार से सेम जैसे हिमाचल प्रदेश का लेटर का करस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हुआ है, उसी प्रकार से दूसरे स्टेट्स भी जैसे काम करेंगे वैसे ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2013 को ये जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा और उसको जाकर ये सेकेंड पैरा में उन्होंने लिया कि whereas the Ministry of Defence accorded in the principle approval to acetate the request of the communication and the same to the government of the Himachal Pradesh via dated order number, ये नंबर आया है और डेटेड है 16 फरवरी 2016। तो देखिए 2013 से लेके 2016 मतलब इतना बड़ा समय गया है कि इनको करस्पॉन्डेंस करना पड़ा। फिर आगे जाकर व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर डेटेड 29 जनवरी 2020 constituted a committee comprising of representative of the Ministry of Defence, State Government and the Directorate General of Defence State and the Army Headquarters to look into the details of the decision taken in the meeting 6th दिसंबर 2019 and make a recommendations। तो देखिए यहाँ से भी बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे जो क्वेश्चंस अपने मन में आ रहे हैं वहां पर भी क्लियर होता है। देखिए 29 जनवरी 2022 को लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी। तो कमिटी जब फॉर्म हुई 2020 में, वो कमिटी में कौन कौन रहेगा ये भी बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे और डीजीडी के भी लोग रहेंगे, और तीसरा जो है मेंबर कमिटी में आर्मी हेडक्वार्टर के जो ब्रिगेडियर होते हैं वो भी इसमें रहेंगे। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सभी कैंटोनमेंट के रेसिडेंट्स के लिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन आता है, हम सभी जितने भी कैंटोनमेंट के जो रहवासी है और जो रेसिडेंट्स है, तो ये देखने वाली खबर है कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमिटी, तो कॉन्स्टिट्यूट कमिटी में जो रखा गया है वहां पर कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। मतलब जो एक्स इलेक्टेड मेंबर्स है उनको भी नहीं रखा गया, और प्रेजेंट में जो अभी नॉमिनेट मेंबर है, नॉमिनेट मेंबर को भी रखा नहीं गया। ये कॉन्स्टिट्यूट जो कमिटी फॉर्म हुई एक्ससीजन में, तो ये प्रेजेंट का केस है खासीउल कैंटोनमेंट का। ये प्रेजेंट का केस है कि ये कमिटी में कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो फिर किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहता है कि हम कैंटोनमेंट के जो रेसिडेंट्स हैं उनके हित के लिए किया गया है? अरे भाई, हमारे हित के लिए किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो हमारे लिए ही काम कर रही है। कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो सीईओ है वो भी हमारे लिए ही काम कर रहा है, लेकिन जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है तो हमारा हित का कैसा होगा?
हमारे हित का वहां पर किस प्रकार से विचार किया जाएगा? यहां पर तो कुछ भी नहीं। यहां पर जो कमिटी फॉर्म हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे, डीजीडी के रहेंगे और आर्मी हेडक्वार्टर के रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो विचाराधीन है और हम सभी रेसिडेंट्स ने ये विचार करना चाहिए। मैं बार बार और हर वक्त आपको चेतावनी दे रहा हूं कि भाई देखिए कितना जरूरी है कि जितने भी रेसिडेंट्स है वो एकजुट और एक जगह आने की बहुत 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 आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा, एक एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर निकल जाएंगे, एक एक स्टेट मिनिस्ट्री के ऑर्डर निकल जाएंगे, जिसमें ए लैंड का तो छोड़ दीजिए, बी लैंड का चलो B1 B2 B3 B4 और ये जितने भी बी लैंड है, जितने भी सी लैंड है, उनका जो ऑर्डर्स निकल जाएंगे, निकल जाने के बाद फिर जितने भी रेसिडेंट्स है, चाहे वो B3 लैंड के रहने दो या सी लैंड के रहने दो, अगर ये सभी लोगों को तो दिक्कत आ रही है। अभी देखिए भारत में जितने भी कैंटोनमेंट्स है, वहां की जो लीज लैंड्स है, लीज लैंड्स का रेंट तो मैं आपको बताया है ना कि जो लीज लैंड का रेंट करीब करीब 2000 रुपये था, आज उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब आप देखते हो कि उसका जो प्रमाण बढ़ाने का है वो कितना बड़ा है और हाउ मेनी परसेंटेज, 100% तो नहीं है वो, 2000 क्या 3000% भी नहीं गिन पाएंगे आप, 5000% भी नहीं गिन पाएंगे। 2000 रुपये को उन्होंने 1.5 लाख रुपए कर दिया है लीज लैंड। तो ये जितने भी कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट की जो रहवासी है, इनको एकजुट होना चाहिए, एक जगह एक प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहिए। ये एक मैं केस स्टडी की तरह मैं आपको समझा रहा हूं। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी आवश्यकता है। अभी देखिए एक कैंटोनमेंट मर्ज हुआ है और मर्ज का लेटर निकला है, लेकिन उसमें जो रेसिडेंट्स है उनका किधर भी स्थान नहीं लिया गया, उन्होंने उनके ऑर्डर्स छोड़ दिए। इसीलिए फिर से एक चेतावनी है कि सब एकजुट होना चाहिए। आगे का प्यारा लेते हैं। वेयरएज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर नंबर डेटेड 29 जनवरी 22 कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी, तो ये तो मैंने ले लिया। वेयरएज द सेड कमिटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन 30th मार्च 2020। ठीक है, तो ये जनवरी से लेके 3 महीने में उन्होंने उसका रिपोर्ट सबमिट किया और उसमें जो ट्रांसफर्स है, ये देखिए अभी उन्होंने एक बिट ये लिया है कि परमानेंट ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 29 कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज वुड बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन परमानेंट बेसिस। Out of 29, 18 employees are covered under GPF and CCS pensions। तो ये दो रूल के अंडर में 29 कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया, जिसमें से 18 कर्मचारी जो है GPF और CCS पेंशन रूल्स और बैलेंस जो रहा गया है, ठीक है, बैलेंस जो रहे हुए लोग हैं, बैलेंस 11 अंडर NPS। The transfers of the employees to the state government will be on an immediate absorption basis in accordance with the Government of India rules governing transfers of the employees to the central autonomous body of the state government। मतलब डायरेक्टली इन्होंने ये ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कर दी। वहां पर पास के महानगर, शायद मुझे लगता है कि धर्मशाला, ये एक महानगर पास में है जो 8 किलोमीटर के करीब है इससे, खासीउल से, वो वहां पर उन्होंने नहीं जोड़ा है, ऑर्डर में वो मेंशन नहीं है धर्मशाला, तो लेकिन उन्होंने डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया है। एज ऑन 30 मार्च 2020 द पेंशन लायबिलिटीज ऑफ ऑल दीज 29 एम्प्लॉइज इज 2.92 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए अभी हमने ये पहला पॉइंट यहां तक कवर किया है। एक केस स्टडी की तरह मैं
मैं आपको ये पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ इसमें और नॉलेज में कुछ आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके कॉल्स वेलकम है, आपके मैसेजेस वेलकम है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का भाग लेंगे जिसमें खासियूल कैंटोनमेंट का ये हेडिंग रहेगा। और खासियूल कैंटोनमेंट जो मर्ज हुआ है, एक्सटीजन हुआ है, ठीक है, अभी बहुत सारा सुधार इसमें हुआ है और मैं समझता हूँ इससे हम सभी कैंटोनमेंट के जितने भी रहवासी है ये इस कैंटोनमेंट का जो एक्सीजन है इसे केस स्टडी टाइप इसे स्टडी करना चाहिए। और जो गलतियां अगर जो पहले हो चुके हैं सभी रेसिडेंट से, अभी वो ना होकर एकजुट होकर यहाँ पर आना चाहिए।